अब वो क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखी जाती है चिलर की सिलेक्शन में। चिलर जब सिलेक्ट किया जाता है तो पहले एक टाइप ऑफ चिलर देखते हैं। टाइप ऑफ चिलर में है हमारे पास ये चार टाइप के होने चिलर होते हैं: सेंट्रीफ्यूगल, क्रॉल, फ्लू और एब्जॉर्प्शन। अगर हमारा प्रोजेक्ट स्मॉलर साइज का है, 0 से 50 टन के चिलर चाहिए, अगर मल्टीपल चाहिए मल्टीपल दे सकते हैं। चिलर जो है पहले उसको देखते हैं। तो ये बात याद रखिए कि डिपेंड कर रहा होता है कि आपका रोल क्या है प्रोजेक्ट के, तो आप किस रोल के लिए आप कर रहे हैं चिलर सिलेक्शन आप क्या कर रहे हैं। एक चिलर की सिलेक्शन है जो कि डिजाइन इंजीनियर कर रहा होता है, जो डिजाइन कर रहा होता है अपना सिस्टम, वो करता है वो अपनी प्रीलिमिनरी वर्किंग के लिए चिलर सिलेक्ट करता है। डिजाइनर रोल ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। उसका क्या है, दिस सिलेक्शन इज टू असेस द जनरल अवेलेबिलिटी ऑफ द चिलर टाइप। जो भी आप उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं, आप देखते हैं कि जिस बेस पे आप आगे उसमें अपना डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहे हैं, क्या वो अवेलेबल भी है उस तरह से चिलर नहीं है, उस टाइप का, उस कैपेसिटी में, उतने कंप्रेसर जो आप मांग रहे हैं। प्लस ये आप देखते हैं कि उसकी फिजिकल डायमेंशन क्या है। फिजिकल डायमेंशन आप देख रहे होते हैं ताकि उसके मुताबिक आप प्लांट रूम को डिजाइन कर सकें। अब चिलर की सिलेक्शन में कुछ चीजें होती हैं जिसको जो एचवीसी डिजाइनर है वो बुनियादी तौर पे अपनी वर्किंग इनिशियल वर्किंग में कर रहा होता है, उसके मुताबिक वो स्टार्ट लेते हैं कि टाइम उसकी फिजिकल डायमेंशन क्या आ रही होंगी, क्या वो चीज अवेलेबल भी है या अवेलेबल टाइम कैपेसिटी। ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें मद्देनजर रखी जाती है चिलर की सिलेक्शन में। चिलर जब सिलेक्ट किया जाता है तो पहले एक टाइप ऑफ चिलर देखते हैं। टाइप ऑफ चिलर में है हमारे पास ये चार टाइप के होने चिलर होते हैं: सेंट्रीफ्यूगल, क्रॉल, फ्लू और एब्जॉर्प्शन। अगर हमारा प्रोजेक्ट स्मॉलर साइज का है, 0 से 50 टन के चिलर चाहिए, अगर मल्टीपल चाहिए मल्टीपल दे सकते हैं। फर्ज करें 200 टन का प्रोजेक्ट है और आप रोज चिलर लगाना चाह रहे हैं तो 50 50 टन के चार चिलर लगा देंगे, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप ओवरऑल प्लानिंग क्या कर रहे हैं। स्टोन चिलर जो है वो 0 से 50 टन तक अमूमन अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन के जो मैन्युफैक्चरर है वो किस रेंज में बनाता है। ठीक है ना, जनरली 40 टन, 50 टन, 60 टन, इस रेंज में फॉल करता है। क्रू कंप्रेसर जनरली जो है वो 50 टन, 60 टन से लेकर 400 टन। कोई मैन्युफैक्चरर हैं जो 400 टन से बड़े भी बना रहे हैं, कुछ की लिमिट कम भी होगी। सेंट्रीफ्यूगल जो है, अगेन ये एक नॉर्मल 400 से 4000 टन, 5000 टन तक भी सेंट्रीफ्यूगल चिलर जो है कंपनीज बनाती हैं। तो एक जनरल रेंज है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 400 ही से ही शुरू होगा, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी करता है। इसी तरह एब्जॉर्प्शन जो है 200 300 टन से लेकर उससे बड़ा 1000 टन, 1500 टन, 2000 टन, इस तरह से उसकी कैपेसिटी होती है। फिर इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमें कूलिंग ऑनली चाहिए या कूलिंग हीटिंग दोनों चाहिए। कूलिंग ऑनली या कूलिंग हीटिंग दोनों चाहिए। अगर कूलिंग ऑनली है तो वो तो कूलिंग ऑनली है। जो कूलिंग हीटिंग होता है वो आपका रिवर्स भी चल सकता है, उसको कहते हैं हीट पंप। क्या कहते हैं, हीट पंप कहते हैं। तो ठीक है, वो रिवर्स साइकिल जिस तरह हमारा स्प्लिट एसी है, वो हीटिंग में भी चल जाता है, कूलिंग में भी चल जाता है, इस तरह से उसमें ये ऑप्शन होती है। ठीक है, ये भी चीज़ भी देखी जाती है कि आपको सेम जो है वो कूलिंग हीटिंग के लिए चाहिए या सिर्फ कूलिंग चाहिए। फिर बाद का ये भी होता है कि कूलिंग हीटिंग साइमल्टेनियस चाहिए होती है। एक ही वक्त में कूलिंग की भी किसी जगह रिक्वायरमेंट है, हीटिंग की भी। तो उसमें क्या करेंगे, फिर बाद का ये होता है कि हीटिंग का अलग बॉयलर रख, हीटर अलग से परचेज कर लेते हैं जो कि इसका काम ही हीटिंग करना है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस किस्म से वो प्लान कर रहे हैं। रेफ्रिजरेंट टाइप देखते हैं। अमूमन आजकल R410A यूज होता है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसको मैन्युफैक्चरर्स जो है इसको कम करते जा रहे हैं। उसके डिफरेंट अल्टरनेट्स आ रहे हैं और उन अल्टरनेट्स में डिफरेंट हैं, डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट टाइप की रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। तो वो की जाती है। इसमें आप देखेंगे कि अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरर की ले रहे हैं, क्या वो अवेलेबिलिटी मतलब किस रेफ्रिजरेंट के साथ आपको आ रही है, चिलर्स आ रहे हैं। ये ना हो कि आप तो
कोई एक रेफ्रिजरेंट को बेस बना लें और मैन्युफैक्चरर उस वो रेफ्रिजरेंट सारे मैन्युफैक्चरर नहीं यूज कर। हो ये रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरर कोई रेफ्रिजरेंट को प्रेफर कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर कोई रेफ्रिजरेंट को प्रेफर कर रहा है जो इसकी रिप्लेसमेंट है। तो इसलिए उसमें देख कोशिश ये करनी चाहिए कि तीन चार किस्म की रेफ्रिजरेंट जो कि मेन ब्रांड जिनको डील कर रहे हैं जिस रेफ्रिजरेंट में, वो वाली रेफ्रिजरेंट वो अपनी स्पेसिफिकेशन में डाला। ठीक है। फिर हमें चिलर की सिलेक्शन के लिए चाहिए कूलिंग टनेज कि कितने टन का चिलर। ठीक है ना। और उसमें आपको कितना पानी ठंडा करना है, चिल वाटर फ्लो रेट। और अगर वाटर कूल्ड चिलर है, एयर कूल्ड में आपको कंडेंसर वाटर नहीं चाहिए, वो तो एयर कूल्ड होगा। वाटर कूल्ड में आपको कूलिंग टावर या कंडेंसर वाटर की लोड भी चाहिए। ठीक है। चिल वाटर कितना चाहिए आपको, तो वो जनरली जो है आपके टोटल जितने एच लगे हैं उनका सम है। समटाइम उससे कम भी होता है। ठीक है। समटाइम उससे कम भी होता है, सम ऑफ ए एच यू एंड कूलिंग कैपेसिटी। कंडेंसर वाटर जो है ये आपका, मैंने आपको बताया था मुंह में 3 जीपीएम, ये तकरीबन 2.7 से 3 जीपीएम पर टन की रेंज में होता है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ चिलर या मैन्युफैक्चरर कौन सा आपने यूज किया, किस मैन्युफैक्चरर। एब्जॉर्प्शन चिलर जो है 4.6 जीपीएम से लेकर अबव होता है। अगेन ये डिपेंड्स ऑन सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। कंप्रेसर कितने आपने लगाने हैं, कोशिश ये करें कि दो कंप्रेसर, कोशिश ये करें ऐसा चिलर सेलेक्ट करें जिसमें दो कंप्रेसर हो। उसमें यह है कि एक कंप्रेसर अगर खराब भी हो जाए तो दूसरा कंप्रेसर चलता रहे। नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्किट, इसके अंदर ना बाल का जो जैसे चिलर का साइज बढ़ता जाता है ना, तो उसमें उसके रेफ्रिजरेंट सर्किट ज्यादा ज्यादा करते हैं। ठीक है। यानी एक है कि जिसमें एक रेफ्रिजरेंट साइकिल पूरा, एक में दो रेफ्रिजरेंट साइकिल पूरा। ठीक है। तो होगा कि अगर एक में खराबी आ गई है तो वो बंद ही रहेगा, दूसरा आप 50% पे चला। ठीक है। उसके दो ऑपरेशन दो कंडक्टर दो वो ऑपरेशन। उसके अंदर ही सिस्टम होगा, यूनिट एक ही होगा। यूनिट जो है चिलर देखने में एक ही लगेगा, लेकिन अंदर उसकी सर्किटरी जो है वो ऐसी होगी कि सर्किट दो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगी, उसको इंडिपेंडेंट सर्किट। ठीक है। बात बात ये अब हम नहीं उनको कह सकते नहीं हमें ये इसके अंदर आप करके दें। वो आपने देखना होता है कि जो स्टैंडर्ड उनकी जो आ रहा है सिलेक्शन वो क्या है। बात वो कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने उसको डिजाइन किया होता है। रेफ्रिजरेंट सर्किट्स हो गए, पार्ट लोड ऑपरेशन आपने देखना ही है कि मल्टीपल कंप्रेसर भी होते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि कम से कम देखिए लोड तो आपका कांस्टेंट नहीं है, लोड तो आपका कांस्टेंट नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है। तो आपका जो जो ये जो आपका चिलर है उसमें वो मिनिमम कितनी कैपेसिटी तक चल सकता है, बल्कि 100 टन है आपका। तो आप पता चलिए कि जनाब 50 टन से नीचे तो आपका चिलर चल ही नहीं सकता, तो आपको 50 टन से ऊपर लोड देना ही देना। तो वो तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो अगर आप ये करें कि दो कंप्रेसर कर दें, दो अगर दो दो कंप्रेसर हो 6 स्पीड एंगल से, तो क्या होगा, लोड अगर है फुल लोड है तो दोनों चलेंगे, उससे कम है तो एक पार्ट लोड पे चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कंजम्पशन उसकी उतनी ही होगी तकरीबन। कंजम्पशन उसकी उतनी होगी क्योंकि फिक्स स्पीड पे है, फिक्स स्पीड पे चल रहा है। लेकिन ये है कि लोड चाहे कम है वो ट्रिप कर देगा, जब उसका लोड पूरा हो जाएगा ट्रिप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जितने की जरूरत होगी उस हिसाब से, दो की जरूरत दो, एक की होगी तो एक। ठीक है। लेकिन जब ऑफ होता है तो वो उनके लेवल फिर वो स्टार्टिंग अगेन वो, हाँ। इसलिए उसको फिर वीएसडी वगैरह पे या हाँ वीएमडी पे या सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो यूज किया जा सकता है ताकि स्टार्टिंग करंट उसका काम दे। इसमें हॉट गैस बाईपास एक फंक्शन होता है, वो लिया यूज किया जाता है। बीएमडी कंप्रेसर ले सकते हैं, मल्टी स्टेप कंप्रेसर आते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने देखना होगा कि कितना लो आपको जरूरत है। आपने आपने अपना लोड को इवेल्युएट करना है कि आपका लोड जो है वो किस हद तक आपको पूरे साल में किस हद तक लोड, मिनिमम लोड आपको कितना मिलेगा। ठीक है। जो हॉट गैस बाईपास है ये 10% 15% तक आप भी लोड हो तो
आप चिलर को चला दें। अदरवाइज ये है कि लोड इतना है, कूलिंग की जरूरत है लेकिन लोड कम है, अब चिलर चल नहीं रहा क्योंकि चिलर की मिनिमम कैपेसिटी से नीचे लोड है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पार्ट लोड ऑपरेशन, कोई भी चीज आप कर रहे हैं पार्ट लोड ऑपरेशन लाजमी इसका देखना। तो पार्ट लोड पे क्या चल रहा होगा, हर टाइम मैक्सिमम पे तो नहीं होगा ना। पता चले आप गए जनाब, ये आपने मोटरसाइकिल खरीदी है तो ये 120 की स्पीड पे, अब पता चला है कि ये 120 से नहीं चलती, ये चल रही है 120 पे तो अब आपके यार मैंने तो 40 पे चला लिया, अब मैं क्या करूँ, तो मसला आ जाएगा ना। तो आपने सारी वो देखनी है कि यार कोई है, आप है कि मैंने तो 1 किलोमीटर के हिसाब से बाइक चला, पता चले वो उस स्पीड पे चलाते चलाते वो बाइक वैसे बंद हो जाए। ठीक है ना, ये जस्ट समझाने की खातिर बता। फिर ऑपरेशन एट लो एम, चिलर्स में लिमिटेशन होती है कि एक सर्टन टेम्परेचर आउट एम्बियंट का है, उससे नीचे नहीं उतर पाता है। तो अगर आपने अमूमन ये हर मैन्युफैक्चरर का वेरी करता है, कोई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई 7 डिग्री, कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उनका ये स्टैंडर्ड होता है कि इससे नीचे अगर हुआ तो हमारा सिस्टम बंद हो जाए, वो आप नहीं चला सकते कूलिंग यूनिट, या डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। तो ऐसी जगह जहां पर आपको कूलिंग चाहिए है 24 घंटे, तो फिर क्या होता है, आप उन दिनों में मतलब आपको उसको चिलर को चलाना है तो आप उसके लिए लो एम्बियंट किट होती है। क्या होती है? लो एम्बियंट किट, आप कहते हैं हमें लो एम्बियंट किट के साथ चिलर चाहिए, ताकि लो एम्बियंट भी हो तो उसके ऊपर भी आप चला सकते हैं। फिर आप नॉइज लेवल देखते हैं, स्पेशली जो एयर कूल्ड चिलर हों जिनके साथ कूलिंग टावर नहीं होती, एयर कूल्ड, उनके साथ आप उनके के साथ बहुत सारे फैंस होते हैं और उस पर पड़ा है तो उसकी नॉइज भी ज्यादा होती है। तो आप देखते हैं कि अगर कोई नॉइज सेंसिटिव एरिया पास है तो आप उसके लिए नॉइज लेवल देखते हैं उसका, फिर उसकी अकॉस्टिक इंसुलेशन की जाती है, उसका जो कंप्रेसर का कंपार्टमेंट है उसकी। इसी तरह ही जो उसके फैंस को भी देखा जा सकता है कि फैंस दो स्पीड में चलते हैं, है ना। ये उनकी रेंज होती है, जो चीजें मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, कि ये हमारा लो नॉइज है या ये स्टैंडर्ड है या एक्स्ट्रा लो नॉइज है। अमूमन तो कूलिंग टावर में भी देखा जाता है। एयर कूल्ड के केस में ये होता है, एयर कूल्ड चिलर्स के केस में, कि वो कंप्रेसर का जो कंपार्टमेंट है ना उसको, उसकी अकॉस्टिक इंसुलेशन कर, उसकी उसकी साउंड को, कि वो स्प्रेड ना हो इधर उधर के इन्वायरमेंट। तो नॉइज लेवल भी देखा जाता है, ऑपरेटिंग किलोवाट देखे जाते हैं, फीट पर टन। ये इसमें अमूमन स्टैंडर्ड 90.1 एचपी का उसको फॉलो किया है। डिजाइन कंडीशंस जो है कि आपकी एक्चुअल कंडीशन में वो क्या परफॉर्म, एक तो है उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन कि जिसपे वो टेस्टिंग हुई है किसी स्टैंडर्ड के ऊपर, एक है मरी में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है आउटडोर कंडीशंस और एम्बियंट, लाहौर में, मुल्तान में, सिटी में, सत्थर में। ठीक है ना, ये डिफरेंट सिटीज में, सिटी का नहीं है, बुनियादी तौर पे एनवायरमेंट है, तो बाहर क्या एनवायरमेंट मिल रहा है, एम्बियंट क्या मिल रहा है, उस पे इसकी कैपेसिटी क्या है। इस तरह हमने 112 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया था ना एम्बियंट लाहौर का, तो 112 पे क्या उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि वही चीज़ जो 112 पे फर्ज करें अगर 40 टन दे रहा है, तो वो 90 फ़ारेनहाइट के ऊपर वही चीज़ें 50 टन दे, ज्यादा हो जाएगी कैपेसिटी। जब एम्बियंट लो होगा कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी। फॉलिंग फैक्टर, इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि कुछ देर चलने के बाद क्या होगा, ट्यूब के ऊपर एक कुछ एक स्केल जमना शुरू हो जाएगी, पानी स्केलिंग शुरू हो जाएगी। आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ वाटर फ्लो कर रहा हो, तो उसकी सतह के ऊपर जो ट्यूब्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ मटीरियल जमना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, वो मटेरियल जो है पार्टिकल वो हीट ट्रांसफर में रिकवर कर, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है option का। वो डीस्केलिंग करनी पड़ती है, लेकिन पूरा साल आप हर वक्त तो नहीं डीस्केलिंग करते रहेंगे, वो तो एक सर्टन, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर उसका डाला जाता है, उसको फाउलिंग फैक्टर। वाटर क्वालिटी चाहे जितनी भी हो, डीस्केलिंग तो आपको करनी पड़ेगी, और ट्यूब क्लीनिंग तो आपको करनी पड़ेगी। वाटर इतना शफाफ तो नहीं हो जाएगा ना, बाहर उसने पूरी उसमें से गुजरना है।
ओपन में से, हाँ ओपन में से भी गुजरना है और चिल्ड वाटर वाली साइड भी है आप। तो इसके लिए तो हो सकते हैं। ये बीस फीलिंग होती है चिलर की। ये तो है, लेकिन हाँ कंडेंसर भी है। वो हॉट आप वाटर उसको में नहीं। जनरली जो है, मुझे इसका पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि वो किसकी करते हैं, लेकिन दोनों साइड के ऊपर उसको रॉडिंग करते हाँ जी, हाँ जी। हैं। रॉडिंग जो है दोनों साइड पे होती है, चिल्ड वाटर साइड पे भी, कंडेंसर वाटर में भी। वो अलग बात है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस टीम की प्रैक्टिस क्या है, हम्म, उनकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम्म, ठीक है। बीएमएस कम्युनिकेशन, बीएमएस के साथ इसकी कम्युनिकेशन के लिए आपको एक प्रोटोकॉल कार्ड लगाना। अमूमन जो है बात का तो गेम डिपेंड करता है कि प्रोटोकॉल क्या है, आपका कल बात हुई थी कि किस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। हम्म, ठीक है। अमूमन बैकनेट आईपी कार्ड जो है वो लगाया। प्रेशर ड्रॉप थ्रू द चिलर, चिलर के थ्रू 25 फुट का प्रेशर मैक्सिमम इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसकी डायमेंशन आप देखते हैं और मेंटेनेंस अराउंड स्पेस अराउंड चिलर कितनी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, ये चीजें आप चिलर की सिलेक्शन के वक्त देख रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके पास टेक्स्ट में होती है कि कौन सी चीज करनी है कौन सी चीज नहीं हम्म, करनी। जो सीनियर इंजीनियर है जिसने डिजाइन किया है, वो स्पेक्ट भी वही राइट है उसमें, ये इनमें से मोस्ट चीजें वो चूज करके लिख देते हैं। तो ये जो हम्म। सिलेक्शन करने वाला है वो ये इसकी बेस पे सिलेक्शन करता है। ठीक है। सर, हाँ जी। 400 से ऊपर की जो रेंज है उसमें स्क्रू कंप्रेसर नहीं है। मैन्युफैक्चरर जो है अभी तक 400, ये जनरल रेंज मैंने बताया, ऊपर 600 टन तक भी है, इधर एक प्रोजेक्ट है उसके 700-800 टन तक भी उन्होंने supply की ठीक। है। लेकिन हाँ जी, लेकिन जनरल रेंज ये है। वो उनका कंप्रेसर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन तो हाई रेंज में जैसे 4,000 का है, इसका सेंट्रिक स्क्रू यानी कि एक जो हाई रेंज है हम्म। उसमें या उसकी लार्जर वजह, कैपेसिटी के लिए स्क्रू कंप्रेसर क्यों नहीं? कंप्रेसर की लिमिट है ना, बड़े से बड़ा कंप्रेसर एक सर्टेन कैपेसिटी का पता चले कि अगर आप चाहते हैं कि 4,000 टन तक आपको स्क्रू चाहिए, तो आप बैटरी डिफरेंट सेट्स बना लेंगे, आप मल्टीपल चिलर लगा लेंगे। जैसे कि मैंने 800 टन है। हम्म। अब 800 टन में मेरे पास स्क्रू कंप्रेसर भी अवेलेबल है और हम्म। सेंट्रीफ्यूगल भी अवेलेबल है। हाँ। अब मैंने सिलेक्शन करनी है। हम्म। 800 टन में है तो दोनों मेरे पास। हम्म। मेरे लिए बेहतर कौन सा? ये आपने देखना होगा, सर्टन इफेक्ट देखने पड़ेंगे इनमें आप। कौन कौन से फैक्टर होंगे मैं उसी जिनको? तरफ ही जाने दूँ, आपको सर्टन फैक्टर्स देखने, उनमें से एक फैक्टर आपने लगी, फिर आपने फुटप्रिंट देखना, आपने फुटप्रिंट देखना, आपने अवेलेबिलिटी देखना। क्यों चिलर जो नहीं, है, हम तो कहते मैं आपकी बात को पूरा जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मैं आपसे पहले लगाऊंगा, उसके बाद आप सवाल दीजिएगा। फिर आपने देखना कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल चिलर में आपको हो सकता है एक कंप्रेसर देना हो, एक कंप्रेसर के साथ उतनी कैपेसिटी। जो स्क्रू चिलर है 800 टन का, उसमें आपको 10 कंप्रेसर चाहिए, आपकी मेंटेनेंस बढ़ेगी। लेकिन इसमें अगर मैं 800 टन की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रीफ्यूगल मुझे मिलता है सिंगल सर्किट में और स्क्रू कंप्रेसर मुझे मिला है डबल सर्किट में। इट्स योर चॉइस, इट्स योर प्रेफरेंस, कि वहां पर 10 कंप्रेसर है, उधर मल्टी सर्किट के साथ आपको वो नहीं मिल पा रहा। इट्स योर चॉइस। आप एक चिलर है, दो चिलर है, अगेन ये चीज फिर आ जाती है, आप स्टैंड बाई अरेंजमेंट है या नहीं है, या आपने एक ही चिलर लगाया हुआ है या स्टैंड बाई रखे हुए हैं। अगर रखे हुए हैं तो उसका क्या मकसद है, या फिर भी मल्टी सर्किट ले। ठीक है। मल्टी सर्किट की बात, क्योंकि हम आप थे भी जब हमने की मल्टी सर्किट की बात, बाद में आएंगे उसमें। फिर आप मल्टी सर्किट आप इन्फोर्स नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरर को। हाँ आप देखते हैं कि यार ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और इसके ना होने से आपको नुकसान क्या है, उसको वेट 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 करेंगे उसका, आपको कौन किसके पॉइंट ज्यादा बनते हैं किसके पॉइंट कम बन रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे आज जो कैपेसिटी आपको चाहिए उससे पहले आप असेस कर लेंगे साथ बीइंग डिजाइनर, कि क्या इसमें इस कैपेसिटी में मल्टी सर्किट अवेलेबल है या नहीं। बड़ी कैपेसिटी में मल्टी सर्किट अवेलेबल होता है, बड़ी कैपेसिटी में स्क्रू में मल्टी सर्किट अवेलेबल हो सकता है, छोटी कैपेसिटी में देखना पड़ेगा। अब एक मैं प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूँ कि जो स्क्रू कंप्रेसर के ऊपर जब अचानक जो लोड आता है
तो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है वो ना। एक दफा उसको पता लगता है कि मेरे ऊपर जो है ना वो लोड आया है, एक दफा जरा डाउन हो के फिर दोबारा अपने आप को मेंटेन करता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूज कैपेसिटी है उसमें लोड ऑब्जर्वेटिंग बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छे तरीके से लोड का ऑब्जर्व करता है। और लोड मुझे की नहीं वेरी पता आप एक फिक्स लोड की बात कर, तो फुली कौन? लोड की इसका अंतर नहीं है। आपको स्टडी करो कैपेसिटी का है। जैसे आपको लोड कैपेसिटी होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी पावर नहीं है। हाँ, नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे पास ना फर्नेस इंजन, फर्नेस इंजन की जो लोड वेरिएशन है ना बड़ी अच्छी है, वो लोड को बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब करता है। उस पर जर्क आ जाए उसको परवाह नहीं है, वो 400-500 किलो वाट की जर्क आ जाए उसको परवाह नहीं है। गैस इंजन आ जाए उसमें वाट की जर्क आ जाए, 80% चांस होते हैं कि इंजन में, क्योंकि उसमें लोड अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जो है ना वो इतनी नहीं है जितनी एचएफओ की है। अब इसका है कि जो एचएफओ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें है कि वो लोड को अब्जॉर्ब कर सकता है, वो टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। गैस की फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि वो एकदम उसकी जो क्या कहते हैं एलएच भी है ना वो एचएफओ की ज्यादा, गैस की कम, इस वजह से एचएफओ का इंजन लोड बर्दाश्त कर जाता है। मैं इंजन तो आप इसी हमने तरह मैं अभी मैंने एग्जांपल दी थी, मैं अपने सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी तरह अब हमारे पास इलेक्ट्रिक लोड नहीं है बट हमारे पास कूलिंग लोड तो है ना। एक चिल्ड्रन मेरा बंद हो जाता है, दो चिल्ड्रन मेरे पैरेलल में या तीन चिल्ड्रन मेरे चल रहे हैं, और एक चिल्ड्रन मेरा किसी भी वजह से ट्रिप हो गया, बंद हो गया। अब आगे मेरा लोड तो कूलिंग लोड तो मेरे पास है ना, मेरे एयर तो चल रहे हैं। तो वो लोड जब आता है दूसरे कंप्रेसर के ऊपर, उस केस की मैं बात कर, मैंने वो केस में अपना सवाल समझाने के लिए किया, वरना इसका ताल्लुक अब नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो उसकी क्या बेसिस है, कौन से ब्रांड के चिलर्स लगे हुए थे, उसमें कितने कंप्रेसर थे, ऑपरेशनल कितने थे, वो किस टाइप के कंप्रेसर थे, मल्टी स्टेप थे, उसमें बीएलडी थी, उस वक्त आउटडोर वेदर क्या था, क्या चिलर कितना डीरेट हो चुका हुआ था, कितने साल चल चुका हुआ था, क्या वो प्रॉपर कंडीशन था भी नहीं था, उसका सीक्वेंस ऑपरेशन क्या था। ये आपने किस जिस साइंटिफिक चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो उसको चले हुए कितने साल हो गए थे, उसमें क्या ऑपरेशनल कोई प्रॉब्लम्स थी या नहीं थी, ये इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर आप स्क्रू कंप्रेसर की उसकी बात करें, स्क्रू चीज़र की और मल्टीपल कंप्रेसर की, तो उसमें एक बात तो होती है कि 10 के 10 कंप्रेसर ये वेटेज वाला बंदे से बता सकता है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि 10 के 10 एकदम ठगाठक ठगाठक नहीं चलना शुरू हो, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टअप हो, एक दो तीन चार, या एक सर्किट चला है दूसरा सर्किट चला है, या एक सर्किट जब एक कंप्रेसर ऑन हुआ है दूसरा कंप्रेसर, अगेन वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पे भी डिपेंड है कि उसको वो किस तरह से चला। ये चीजें बहुत ज्यादा फिर आपको देखना है कि आपका लोड किस तरह से। अच्छा, चिलर को फुल कैपेसिटी पे जाते हुए भी टाइम, अगर हम एग्जॉर्प्शन चिलर की बात करें, अगर वो प्रॉपर शटडाउन उसको नहीं किया, तो उसका 20 से 25 मिनट दोबारा स्टार्टअप पे लगना, इसके इलेक्ट्रिकल का पीओ की कितना होता है? डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक चिलर किस सिस्टम का है। नहीं, इसमें अब सीओपी की टर्म इलेक्ट्रिक चिलर में दी जाती है, अब वो कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इलेक्ट्रिकल करते हैं ना, जैसे 1.7 किलो वाट पर टन, पीओ कंप्रेसर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है तकरीबन पॉइंट कैपेसिटी नहीं होती, छोटी कैपेसिटी में हो रेंज होती है, और जैसे जैसे बड़ी तो जाते जाए हो कम रेंज, होती रहती और रेंज होती जाती है। ये तकरीबन 0.5 0.6 से लेकर 0.8 किलो वाट पर टन तक जाती है। है। तो वो जो आपका वो बात है ना कि वो आपको उसका रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं मिला, तो ये चीज आपको उस सर्टन टेक्नीशियन या वो जो भी उसका रोल है उस पूरी चीज को असेस करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो यकीनन आपके लिए जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी वजह क्या थी, जो आपने ऑब्जर्व किया उसकी वजह क्या थी। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है या चिलर है, चिलर में कंप्रेसर या हम्म। सेंट्रीफ्यूगल हाई आरपीएम, उसके आरपीएम ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्क्रू कंप्रेसर।
ठीक है, ये आप बता रहे हैं, आपने देखा होगा, होंगे लेट्स से अगर हैं तो सो व्हाट। तो उसके उसका जो एनर्जी है, उसका मूवमेंट है वो ज्यादा नहीं, है। ये इस चीज को आप छोड़, ये बहुत पीछे की बात है, ये बहुत पीछे की बात है। इस चीज में आप जाएंगे, आपको उससे एक कैपेसिटी चाहिए। आपने एक एक फ्लो उसको दिया है, और आपको एक डेल्टा टी चाहिए, आपके ये दो रिक्वायरमेंट, प्लस आप देख रहे हैं पार्ट लोड पे आपको मिलता है कितना, और आपकी इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो है मेनली, जो मेनली आपको चाहिए कि आपके डेल्टा उसका क्रॉस डेल्टा टी, प्लस आपको उतने फ्लो पे चाहिए, दैट इज व्हाट सेम टाइप ऑफ चीजें में टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस पर एक कोरियन एग्जॉशन चिल्लर लगा हुआ है, एक जापान। वो कहते हैं कि ये जो जापानी है, ये वाला जो है वो सर्टन ब्रांड का ब्रांड जो है वो यार, वो कहता है कि ये बेस्ट, ये बेस्ट, ये दूसरी मशीन जो है ये ऐसे ही। अच्छा, लैपटॉप्स हैं आप, और कई मशीन आप यूज करते हैं, बाइक्स हैं, सिस्टम वही है। होंडा की बाइक सिस्टम वही है, इग्निशन ये वहां चीज वही है, और उधर आप चाइना की है, एक ज्यादा देर चलती है। लेकिन होंडा की बाइक जो है वो चाइना की बाइक का रेस में मुकाबला नहीं कर सकती, मेट्रो आगे निकल जाएगी, होंडा पीछे रह जाएगी। लेकिन होंडा लाइफ लॉन्ग है, सिस्टम दोनों का सही है, उसमें पार्ट्स टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें डिपेंड करती है, प्लस उसकी मेंटेनेंस किस तरह से की गई, इसमें बहुत सी चीजें इफेक्ट करती है। जस्ट आप एक स्टेटमेंट based on your experience, based on that certain इंस्टॉलेशन, आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन होगी, वो देना ठीक होगा। लेकिन उस वो ऑब्जर्वेशन ऐसा क्यों हो रहा था, इसको आपको डिग आउट करना जरूरी है, क्योंकि वो अगेन आप उसी वक्त ही कर सकेंगे कि जब आप ऑन साइट, वो उस वक्त आप उसको डिग आउट करेंगे, ये क्यों वजह, इस सबकी क्यों वजह होगी, और सेंट्रीफ्यूगल क्यों परफॉर्म कर रहा है। अब आपके लोड में जो इंजन को लोड चाहिए, जो भी कूलिंग लोड चाहिए, और ये अंडर परफॉर्म क्यों, जो भी आपका लोड है, आगे ऑफिस में, प्रोडक्शन जो में, जो भी उसमें ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये मतलब हमने आज तक की बात, हाँ ये बात है कि पार्ट रोड में बंद हो गया, चल नहीं रहा, ये वो सेंट्रीफ्यूगल का भी अगेन आपने बड़ा लगा दिया, आपने बड़ा चीज लगा दिया 800 टन का। अब आपको देखना होगा कि उसकी मिनिमम क्या है, पार्ट लोड कितने पे चल सकता है। चलता कंप्रेसर चल रहा है, किसी भी वजह से वो उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी थी, वो ऑपरेट हो गई, हो सकती है। हो गई, हाँ ये बात उसके सही बाद एक सिस्टम मेरा, एक टेलर जो था 300 टन का था, वो मेरा एक सिस्टम में से निकल गया। है। अब इस केस के अंदर मेरा लोड टोटल था ये 200 क्या है, 600 किलोवाट, और मेरा लोड है 500 किलोवाट। 5 किलोवाट है मतलब 500 टन। ठीक। ठीक है ना, 600 टन के मेरा टेलर है, और 500 टन का मेरा लोड है। एक टेलर को वो चल रहे हैं तकरीबन 550 टन के, 500 पे लगा रहे हैं। एक चिल्लर निकल गया, पीछे रह गया जी मेरा 200 टन निकल गया, पीछे रह गया 300 टन। अब चिल्लर दो 400 टन के हैं, लोड आ गया 300 टन, तो हाफ हाफ हुआ, तो कितना 150 टन दोनों के ऊपर आ गया, और उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, क्या। 400 टन की। तो इस केस में मसला नहीं होगा, क्योंकि वैसे ज्यादा है, लोड उनके ऊपर कम है, मैंने अब्जॉर्व कर लिया। लेकिन दूसरे केस के अंदर लोड उनकी कैपेसिटी जो फुल लोड से पहले के 80% का लोड एकदम उनके ऊपर आया, 80 to 90% का। तो उस केस में जब इतना ज्यादा लोड किसी भी मशीन के ऊपर आएगा, तो वो एक दफा उसको चलते चलते एकदम से मेरे ऊपर, मेरे 100 की मेरी ताकत और 90 का मेरे ऊपर लोड आ गया। देखिए अगर चीजें, तो ये जो लोड की जो जर्क है, लोड की नहीं जो ऐसा, नहीं, ऐसा नहीं है इसमें, इसमें अगेन डिपेंड करता है कि आप, इसमें एक रोल एक्चुअल पोजीशन पे चीजें परफॉर्म कितना कर रहे हैं, तो मेन परफॉर्मेंस क्या मिलेगी आपको?
क्या उसकी प्रॉपर बैलेंसिंग। ये तो आप देख रहे हैं कि है लोड आया है। वो क्यों, आपने देखना ही है कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप ये स्टेटमेंट जो भी आपका एक्सपीरियंस कह रहा है उसकी वजह जानना जरूरी। ये कोई बात नहीं है कि लोड आए एकदम से उसको वो फील करेगा। ये को बंदा थोड़ी कि उसके ऊपर एकदम से 80 मन का लोड, 4 मन लोड उठा लिया है तो वो अगर ऐसा ऐसा करके वो उठाता है तो मशीन है, मशीन का काम है। आपने उसकी सिलेक्शन प्रॉपर की। मैन्युफैक्चरर की मैन्युफैक्चरर भी वेरी करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नहीं, वो ओवरलोड की सेफ्टी इसकी इसकी नहीं होती। वो जो सेफ्टियां होती हैं वो टनेज की सेफ्टियां नहीं होती। हाँ, वो इलेक्ट्रिकल साइड की वो उसकी हाँ वो दूसरी सेफ्टी होती है। चले आगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। अब ये देखें, अब इसमें हम एक कैटलॉग इसी तरह से आपने जो भी आप करना चाहें कि चिलर सेलेक्ट उस टाइप की आप कैटलॉग डाउनलोड करेंगे, जब सप्लायर से ले लेंगे और उसमें आप लेट से हम करने जा रहे हैं 100 टन के लिए। ठीक है? तो ये फिजिकल स्पेसिफिक में आप आ जाइए। ये दी हुई है कूलिंग कैपेसिटी TR 90 92 118। हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो 100 का तो मॉडल ही नहीं है। 100 का मॉडल नहीं है, तो जिसका मॉडल है वो देखें, ये 115 वाला है, ये 118 वाला है। तो ये दो हमारी रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। ये दो रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या सूरत हाल है। पावर इनपुट इसकी ये है, एनर्जी एफिशिएंसी ये आ गई, COP इसकी ये आ गई 3.339, उसकी 3.21। इसमें क्या है जी, अब आगे फर्क देखते जाइए। क्वांटिटी क्या है, कंप्रेसर जो है इस मॉडल में दो कंप्रेसर है, इस मॉडल में एक कंप्रेसर। ठीक है। RPM दोनों के सेम है। ऑयल चार्ज ये आ गया। मिनिमम कैपेसिटी, ये कंप्रेसर जो है दिस मॉडल कैन ऑपरेट अप टू 25%, दिस कैन अप टू 12.5%। ठीक है। तो मैं अगर हूं तो मैं मेरी कोशिश ये होगी कि ये वाले ले, क्योंकि इसमें दो कंप्रेसर है, एक खराब हो जाएगा तो एक चलता तो रहेगा। दूसरा ये कि इसकी मिनिमम कैपेसिटी भी हो। रेफरेंस सर्किट भी इसमें दो है, इसमें एक है। ठीक है। लेकिन उसमें कैपेसिटी ज्यादा है। अगेन दोनों मॉडल्स में आप देखेंगे, फिर प्राइस वाइज भी तो होगा ना। अगेन अब आ गया प्राइस, कि आपको प्राइस दोनों उसके अगेंस्ट कितनी देना पड़ेगी। ठीक है ना। आगे देखिए, वाटर कनेक्शन क्या, 4 इंच का कनेक्शन है दोनों। नॉमिनल इसको मिनिमम फ्लो, नॉमिनल ये 284 GPM चाहिए, इसको 276 चाहिए। प्रेशर ड्रॉप कितना है, ये फीट ऑफ वाटर में, इसको 10 है, इसका भी 10। हमने 25 की लिमिट रखी थी ना, उससे नीचे नीचे होना चाहिए। अगले मॉडल में देखें, अगले मॉडल में ज्यादा है, 24 27 21 21 23 24। मिनिमम फ्लो कितना है, 160 GP, दोनों का 160। तो मैक्सिमम कितना है आपका, 284। तो और ये 160, 160 तकसीम में 284, ये तकरीबन आपके पास 57% बनता है। तो फ्लो आपको इतना देना पड़ेगा, फ्लो इतना देना पड़ेगा। पंप इतनी, पंप को मजीद इससे कम नहीं चला सकते आप। अगर चिलर लो फ्लो की वजह से ट्रिप हो जाएगा, वो जो फ्लो स्विच लगाया था वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। वो कहेगा पानी कम आ रहा है, उसको सेफ्टी के लिए इतना फ्लो चाहिए प्रॉपर ऑपरेट करने के। कूलिंग चाहे वो कम करे, डेल्टा टी फिर वो कम करे। ये ऑपरेशनल कंसिडरेशन। मिनिमम प्रेशर ड्रॉप बता दिया उसने, नॉमिनल बता दिया, मिनिमम इतना होगा और मैक्सिमम इतना होगा। कंडेंसर साइड पे आ रहा है। कंडेंसर साइड पे EFM बता रहा है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेशन है। तीसरी चौथी रो है। ये टोटल फैन कितने हैं इसमें, 6 पंखे हैं, दोनों में शीशे हैं। कितने कितने HP की मोटर है, 3 3 HP की मोटर। यूनिट की लेंथ, विड्थ और हाइट, यहाँ से आपके पास आ गई। शिपिंग वेट आ गया, ऑपरेटिंग वेट आ गया। जब आप ये चीजें लगाना है, छत पे लगा रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर को उसका वेट देना पड़ेगा। वो वेट आप यहाँ से, डायमेंशन आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। ये कहता है, ये जो ऊपर सारी कैपेसिटी है, ये है 54 44 के ऊपर। हमारा 44.6 और 54.6 हम ले रहे हैं ना, तो ये इट्स ओके। 54 44 के ऊपर है। 54 एंट्रिंग है और लीविंग 44 है। और एम्बियंट कितना है, 95।
हमें तो 112 चाहिए, तो ये कैपेसिटी कितने पे है? 95 के ऊपर है, और फॉलिंग फैक्टर कितना है? 0.000। ठीक है। अब क्या होगा, ये जनरल आपको इंफॉर्मेशन मिली, एग्जैक्ट जो आपने लेनी है वो आपने वेंडर से रब्ता करें कि मुझे इन कंडीशन के ऊपर आप सिलेक्शन करके इनिशियल वर्किंग आप इससे कर लेंगे, साथ आप उनसे रब्ता, वो आपको उसकी प्रॉपर सिलेक्शन बना के देंगे एग्जैक्ट क्या मॉडल है। ठीक है, कोई कैटलॉग पता चले आपने ये डन है, मुझकी डाउनलोड की है, फर्ज करें ये वाली सीरीज, वो बात कर कह देते हैं कि आर्मी पाकिस्तान में वो ये सीरीज करते ही नहीं, तो आप भी हो गई। लेकिन आप पहले उनसे कंफर्म करते हैं आप कौन कौन सी सीरीज करते हैं, वो आपको बता देंगे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते हैं आपको पता होता है कि वो ये सीरीज करते हैं, बाद कर वो सीरीज डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं। आपको तो नहीं उन्होंने बताना, लेकिन यह है कि आप फिर उनसे रब्ता करते हैं जो उनके वेंडर्स होते हैं, तो उनके साथ रब्ता करके फिर आप सारा डिजाइन भी, ऐसा नहीं कि दफ्तर में बैठ के डिजाइन सारा कर, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आती है। जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है। हाँ जी। इसी तरह ही इसमें और चीजें भी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप इसमें स्टडी कर लेते हैं। ठीक है ना जी। तो ये हमारा चिलर की कंप्लीट हुई है। कहते हैं जी, व्हाट इज हॉट गैस बाईपास इज अ, द हॉट गैस बाईपास इज अ वेल दैट ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द कूलिंग टेम्परेचर इन द ड्राई एक्सचेंजर बेस्ड ऑन द रेफ्रिजरेंट प्रेशर। तो ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल बात उसमें कर दी। होता ये है कि हम जहाँ हमने हॉट गैस बाईपास लिखा था वहां पर जाते हैं, पार्ट लोड ऑपरेशन, और ये है हॉट गैस बाईपास। पार्ट लोड ऑपरेशन जो है, ये वो ऑपरेशन है कि फर्ज करें आपने 100 टन की आपकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपने 100 टन का चिलर ले लिया। अगर आपका पूरा साल जब भी आपने चिलर चलाना है उस वक्त आपका लोड 100 टन ही हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने चिलर चलाना है और उस वक्त आपका लोड 100 टन नहीं 80 टन है, मिसाल के तौर पर, जैसे हमने कूलिंग लोड कैलकुलेशन की तो हमारा जो लोड आया वो जुलाई में आया, तो उसके हिसाब से हमने चिलर से खरीद लिया। अब वही चिलर अप्रैल में भी चलना है ना, वही चिलर मार्च में भी चलेगा, अप्रैल में भी चलेगा, लेकिन अप्रैल और मई में हमारा लोड डिफरेंट होगा क्योंकि उन महीनों में गर्मी कदरे कम होती है। तो क्या होगा, हमारा उन दिनों हमारा मैक्सिमम लोड में भी 80 टन हो या 75 टन हो। तो अब जब हमारा चिलर चलेगा तो लोड तो 75 टन है, तो क्या होगा, तो अब वो उसको ऐसा ना हो कि वो कम लोड उसको करना पड़ रहा है बियर, तो ऐसा ना हो कि वो चल ही ना पाए। तो हम ये करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो चिलर है ये कम से कम कितने लोड पे चल सकता है। 100 टन तो हमारा मैक्सिमम लोड है, फर्ज करें क्या हमारा अगर 25 टन लोड हो तो क्या ये चिलर चलेगा? फर्ज करें हमारे पास 4 फ्लोर हैं, हर फ्लोर का 25-25 टन लोड है, लेकिन आप अभी आप एक फ्लोर ही चलाना चाहते हो, तो एक फ्लोर का 25 टन लोड आएगा, आपने 100 टन का चिलर तो चारों फ्लोर में खरीद लिया, लेकिन लोड अभी नहीं आ रहा क्योंकि 3 फ्लोर तो आप कहते हैं नहीं अभी मैंने 3 फ्लोर में रिहाइश नहीं रखनी, या वो दुकानें हैं उस पे वो अभी आपने किराए पे नहीं देनी, बनाई नहीं है, लेकिन चिलर कूलिंग सिस्टम आपने पूरा ले लिया, लोड आपके पास 25 टन है। अब चिलर की अगर मिनिमम कैपेसिटी जो उसकी स्पेसिफिकेशन है जिसपे वो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, वो अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप 25% पे चला सक रहे हो, तो क्या होगा, वो नहीं चल सकेगा। ठीक है ना। तो पार्ट लोड के कई तरीके होते हैं। पार्ट लोड के एक तरीका ये होता है हॉट गैस बाईपास। एक तरीका होता है हॉट गैस बाईपास, उसमें ये होता है कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस होती है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होती है, उसको हम आगे कंडेंसर में भेजने की बजाय वापस हम कर देते हैं कंप्रेसर की सक्शन में। ठीक है। ये इस तरह से ये ऑपरेशन होता है हॉट गैस बाईपास, कि वो बाईपास कंडेंसर की बजाय वापस सक्शन लाइन में डाल देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉट गैस बाईपास। इसके थ्रू वो पार्ट लोड ऑपरेशन को मेंटेन करते हैं। पार्ट लोड ऑपरेशन इसके तरीके भी किया किया जाता है। ठीक है, तो उसका ये एक तरीका है हॉट गैस बाईपास। ठीक है, उसमें ये काम कर रहे हो। मजीद डिटेल आपकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि इसमें मजीद क्या डिटेल है। ये तकरीबन कुछ जगहों के ऊपर 10%
इक्विपमेंट कोई 15% तक जो है आप इसमें कैपेसिटी ले सकते हैं हॉट गैस बाईपास के थ्रू। जी कुछ क्लैरिटी आई है इस बारे। हॉट गैस बाईपास में हम ये कर रहे होते हैं कि कंप्रेसर के जो डिस्चार्ज होता है ना, उस पे हमारे पास हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस होती है रेफ्रिजरेंट, उसको हम वापस ले जाते हैं। बजाय कंडेंसर में भेजने के हम उसको वापस सक्शन में मिला देते हैं कंप्रेसर। तो दिस इज ये तरीका होता है हॉट गैस बाईपास का। इससे भी जो है वो कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर 10%, कुछ 15%, कुछ 20 या 25% तक, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने उसको किस तरह से डिजाइन किया है, पार्ट लोड ऑपरेशन इस तरह से भी अचीव कर सकते जी ठीक है सर। हैं। ठीक है।